हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें पार्ट फर्स्ट आ चुका है और आज होगा इसका पार्ट सेकंड। और हर पार्ट में अपने 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ में। और ये जो एग्ज़ाम है सभी ये जो क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये जो क्वेश्चन है डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने ही चाहिए। और अगर आपको ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भूगोल के निम्नलिखित शाखाओं में से विधि तथा तकनीकी वर्ग के अंतर्गत किसको रखा जाता है। ऑप्शन एक है भूआकृति विज्ञान, दूसरा है पर्यावरण भूगोल, तीसरा है मानचित्र कला, चौथा है मृदा भूगोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी बुक से लिया गया है। देखो, आज की जो वीडियो है इसमें 10 क्वेश्चन हैं और 10 के 10 क्वेश्चन जो अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि किस चैप्टर से लिए गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से ही और इसका पेज नंबर है 8, जहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाकर दिया हुआ है कि जो क्रमबद्ध उपागम है उसके आधार पर भूगोल की शाखाएं, ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें 4 शाखाएं दी हुई है भूगोल की क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। ठीक है, एक है भौतिक, एक है दर्शन शास्त्र, एक है विधि एवं तकनीकी और एक है मानव। इसमें पूछा है विधि तथा तकनीकी वर्ग। तो जो ये 4 शाखाएं हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, उसमें से एक शाखा है इसकी विधि एवं तकनीकी। ठीक है, तकनीक, और इसकी भी 4 शाखाएं दी हुई हैं। और 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? इसमें है एक मानचित्र कला, एक है मात्रात्मक तकनीकी, ठीक है, एक है क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, और एक है इसमें भूसूचना, जिसमें क्या दिया होता है, इसमें जीपीएस वगैरह इसके बारे में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अपना था कि विधि तथा तकनीकी वर्ग के अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो इसमें रखा जाता है मानचित्र कला को, मात्रात्मक तकनीकी को, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और विधि, और भूसूचना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? भू आकृति विज्ञान, ये इसका नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा है पर्यावरण भूगोल, तो ये भी गलत है। तीसरा है मानचित्र कला, तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट या कोई भी डायग्राम दिया हुआ है उसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, कोई भी सारणी दी हुई है, क्योंकि उनसे हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तारण का प्रमाण निम्नलिखित वर्षों में से कब दिया गया। ऑप्शन एक है 1911 में, दूसरा है 1920 में, तीसरा है 1925 में और चौथा है 1931 में। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और पेज नंबर 14 पे जो है, जो ब्रह्मांड के विस्तारण का प्रमाण, यानी जो बिग बैंग थ्योरी है उसी को जो है ब्रह्मांड का विस्तारण कहा गया है। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इस पेन से सही से लिखा नहीं जाता है, आप देख लेना। ठीक है, इसको कहा जाता है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये कब दी गई थी? ये दी गई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति की मान्यता निम्नलिखित में से कितने समय पूर्व में हुआ माना जाता है। फिर से देख लेते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति की मान्यता निम्नलिखित में से कितने समय पूर्व में हुआ माना जाता है। ऑप्शन एक है 4.03 अरब वर्ष पूर्व, दूसरा है 4.22 अरब वर्ष पूर्व, तीसरा है 4.02 अरब वर्ष पूर्व, चौथा है 4.44 अरब वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी चैप्टर नंबर 2 से ही था। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है,
और पेज नंबर है इसका 17 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी की चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, मतलब कितने वर्ष समय पूर्व हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4.03 अरब वर्ष पूर्व, नहीं ये ऑप्शन गलत है इसका। दूसरा है 4.22 अरब वर्ष पूर्व, ये भी गलत है। तीसरा है 4.02 अरब वर्ष पूर्व, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित किन तरंगों के संचरण से किया जाता है। ऑप्शन 1 है पी तरंग, दूसरा है एल तरंग, तीसरा है एस तरंग, चौथा है पी और एस तरंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन इस चैप्टर में किसी भी पेज पर ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि जो दुर्बलता मंडल है उसका निर्धारण किन तरंगों के द्वारा किया जाता है। देखो, जो दुर्बलता मंडल है उसकी जो गहराई है वो है 400 किलोमीटर तक, ठीक है, जिसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के धरातल से और 200 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको कहा जाता है स्थल मंडल, ठीक है। जो स्थल मंडल है ये तो है पूर्णतः मतलब ठोस अवस्था में है, लेकिन जो दुर्बलता मंडल है 200 से 400 किलोमीटर तक का जो भाग है वो है मतलब अर्ध तरल अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी तरंग जो है जो दुर्बलता मंडल है उसका निर्धारण करती है। पहला है पी तरंग। देखो, पी तरंगे जो है इनको कहा जाता है प्राथमिक तरंग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक वेग होता है पी तरंगों का, तो इसलिए ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। पी तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। और पी तरंगों में जो है मतलब ये ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं पी तरंगे, ठीक है। तो दूसरी है एल तरंगे। तो एल तरंगे क्या है? ये जो भूगर्भ से आने वाली तरंगे हैं पी और एस तरंगे, इनकी अनन्य क्रिया के फलस्वरूप जो धरातल पर तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है एल तरंगे। और ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एक है एस तरंगे, ठीक है। तो भूगर्भ से तो जो अपने दो ही तरंगे निकलती हैं जिनको बॉडी वेव या काय तरंगे कहा जाता है। एक तो पी तरंग है और एक एस तरंग है। पी तरंग प्राथमिक तरंग और एस तरंग इसको कहा जाता है द्वितीयक तरंग, ठीक है। द्वितीयक तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो गति है, इनका वेग है, वो पी तरंगों से थोड़ा कम होता है और ये धरातल पर पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, ठीक है। और ये जो तरंगे हैं ये प्रकाश तरंगों के समान हैं, एस तरंगे, ठीक है। और ये इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये केवल ठोस माध्यम में ही प्रवेश कर पाती हैं, ठीक है। तो इसी से जो है दुर्बलता मंडल का पता चलता है। कैसे? कि जो दुर्बलता मंडल है वो अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, ठीक है। तो इसी को जो है इसमें क्या होता है कि जैसे ये अर्ध तरल दुर्बलता मंडल है, इसमें पी तरंगों की गति अचानक से कम हो जाती है। ये तो नहीं है कि भाई ये इसको पार नहीं कर पाएंगी, दुर्बलता मंडल को पार तो कर जाती हैं, क्योंकि ये ना तो तरल अवस्था में है और ना ही ठोस, मतलब अर्ध ठोस अवस्था में है। तो इसलिए ये ऐसे तरंगे इसको पार तो करेंगी, बट इनकी जो गति है, इनका वेग है, वो अचानक से बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जो है दुर्बलता मंडल में एस तरंगों का वेग अचानक से कम होने के कारण इस क्षेत्र को लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। तो जो दुर्बलता मंडल है उसका पता हम एस तरंगों के द्वारा लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थलाकृति या आएगा आंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृति है। पहला है काल्डेरा, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है शील, चौथा है शंकु। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये वाला उसी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है और पेज नंबर है 26 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसमें पूछा है आंतरिक संरचना। तो ज्वालामुखी के द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, बाह्य स्थलाकृति और आंतरिक स्थलाकृतियाँ। तो जो ये है आंतरिक स्थलाकृति, इसमें कौन कौन सी आएंगी? इसमें आ जाएगा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, एक है शील, शीट और डाइक, ठीक है। तो ये आ गई आंतरिक स्थलाकृतियाँ।
कौन बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील, सीट और डाइक। और इसमें पूछा है आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है, तो कार्डेरा बाह्य स्थलाकृति है। ज्वालामुखी ये भी बाह्य है। शील, तो शील क्या हो जाएगा, सील जो है एक आंतरिक स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शंकु, शंकु भी बाह्य स्थलाकृति है। ठीक है। और एक आता है बेसाल्ट के द्वारा बेसाल्ट प्रवाह से निर्मित जो पठार होते हैं, लावा निर्मित पठार, वो भी बाह्य स्थलाकृतियों में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवहनिक तरंग सिद्धांत की व्याख्या की गई है, मतलब संवहनीय तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑर्थर हॉम्स, दूसरा है OH के स्पेट, तीसरा है AN स्ट्राहलर और चौथा है पीटर हैगेट। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, और ये क्वेश्चन लिया गया चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, और पेज नंबर है इसका 32, जहाँ से आप इसको और अच्छे से डिटेल में जाके देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि जो संवहनीय तरंग सिद्धांत है उसकी व्याख्या किसने की है। देखो संवहनीय तरंग सिद्धांत है, इसकी व्याख्या ऑर्थर हॉम्स ने 1920 में की है, 1930 में। और जो अपनी सविंदर सिंह की बुक है उसमें 1929 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालखंडों में से कब एशिया के साथ भारत का टकराव हुआ है। ऑप्शन 1 है लगभग 2.0 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, दूसरा है लगभग 2.5 से 3.0 करोड़ वर्ष पूर्व, तीसरा है लगभग 3.0 से 4.0 करोड़ वर्ष पूर्व, चौथा है लगभग 4.0 से 5.0 करोड़ वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपने जो वही चैप्टर 4 से, जिससे लास्ट वाला क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और पेज नंबर है इसका 39, जहाँ पर आप इसको और डिटेल में जाकर देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कालखंडों में से कब एशिया के साथ भारत का टकराव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 से ही हो जाएगा। 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारत का टकराव किससे हुआ है, एशिया से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 से ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा की पूर्णता का सर्वोत्तम निर्धारण होता है। ऑप्शन 1 है मूल सेल और कलावधि, दूसरा है स्थलाकृति और जैविक क्रिया, तीसरा है जलवायु और जैविक क्रिया, चौथा है जलवायु और कालावधि। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, अपना चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है भूआकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, और पेज नंबर है इसका 55, जहाँ से इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मृदा निर्माण के कारक। तो देखो मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मूल पदार्थ या सेल, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण का वो है स्थलाकृति या इसको बोलेंगे उच्चावच, तीसरा है जैविक क्रियाएं, चौथा है जलवायु और पांचवा है समय। तो ये जो प्रथम 2 कारक हैं ये दोनों निष्क्रिय कारक हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक हैं मूल पदार्थ और स्थलाकृति। ठीक है, और जो लास्ट वाले 2 हैं जलवायु और समय को कालावधि भी कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना 4 से ही हो जाएगा, जलवायु और कालावधि। ये वाला क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि जो मूल पदार्थ और स्थलाकृति है ये तो निष्क्रिय कारक हैं, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक हैं, और जो सक्रिय कारक है उसमें भी मतलब सर्वाधिक सक्रिय कारक है जलवायु, और दूसरे नंबर पर आता है समय। ठीक है, तो इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर अपना 4 सही हो जाएगा, जलवायु और कालावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा मूलतः आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन 1 है अधोर्ध्वाधर अपर्दन, दूसरा है क्षैतिज अपर्दन, तीसरा है विसर्प अपर्दन, चौथा है भौगोलिक चक्र में व्यवधान। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, अपना चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और पेज नंबर है इसका 60, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा आई आकार की घाटी का निर्धारण होता है। देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, पूरी एनसीईआरटी में ही कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आई आकार की घाटी, तो आई आकार की घाटी जो नदी जो है ऊर्ध्वाधर अपर्दन के द्वारा नदी गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती है। एक स्थलाकृति है गॉर्ज और एक है कैनियन। ठीक है,
कैनियन। तो जो गोर्ज है इसकी ये जो स्थलाकृति है ये हमें यू आकार की दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे खड़े किनारों वाली, मतलब जो इसका ऊपरी भाग और जो नीचे का तल है उन दोनों की चौड़ाई समान होती है, तो ये आई के आकार में हमें दिखाई देती है। तो गोर्ज को यहाँ पर आई आकार की घाटी मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपना आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर अपर्दन, अधोऊर्ध्वाधर नहीं, हाँ ये वही, मतलब अधोऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर अपर्दन, मतलब लंबवत अपर्दन के द्वारा जो है गोर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। और जो गोर्ज की आकृति है वो हमें आई आकार की जैसी दिखाई देती है। तो और जो कैनियन है उसमें और गोर्ज और कैनियन में एक मामूली सा अंतर है कि जो कैनियन है उसकी जो आकृति है वो ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा और नीचे से कम सकड़ा होता है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा कम सकड़ा होता है। तो ये माइनर सा इसमें फ़र्क है, ठीक है, गोर्ज और कैनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हिमानी, दूसरा है नदीय, तीसरा है पवन, चौथा है कास्ट स्थलाकृति। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है अपना। ये लिया गया है चैप्टर नंबर 7 से, जिससे लास्ट क्वेश्चन लिया गया था, और पेज नंबर है इसका 69, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि ड्रमलिन का निर्माण कौन से प्रक्रम के द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, हिमानी के द्वारा जो है ड्रमलिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो स्थलाकृति है ड्रमलिन, ये हिमानी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। और हिमानी के द्वारा और भी स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे एस्कर है, हिमोड है, जिसको मोरेन भी कहा जाता है, ये तो है निक्षेपण से निर्मित। और ऐसे ही हैं अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, वो है सर्क, अरेत, कोल, हॉर्न, यू आकार की घाटी और निलंबित घाटियाँ। ये हैं अपर्दन, हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। उसके बाद में आता है नदी। तो नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? वो है वी आकार की घाटी और जलप्रपात, जलगर्तिकाएँ, अवनति कुंड, नदी वेदिकाएँ, जलोढ़ पंख, डेल्टा आदि स्थलाकृतियों का निर्माण किससे होता है? ये नदी के द्वारा होता है। तीसरा है पवन। तो पवन के द्वारा किसका निर्माण होता है? ये होता है इंसेलबर्ग का, पलाया, बरखान और सीप। तो आदि जो स्थलाकृतियाँ हैं ये किसके द्वारा बनती हैं? ये बनती हैं पवन के द्वारा। चौथा है कास्ट। तो जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं वहाँ जो भौम जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कास्ट स्थलाकृति, ठीक है। तो वहाँ बनेगा घाटीरंध्र, युवाला, लैपीज, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। तो ये तो बनती हैं अपर्दन से, और ये वाली जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये बनती हैं निक्षेपण से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।